सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का प्रकरण होगा वनस्पति का वितरण और वन्य जीवों का संरक्षण। तो चलिए करते हैं पाठ 2 शुरू, जिसमें हमने पहले भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति, ये सारे क्या हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और इन संसाधनों का उपयोग और इनका संरक्षण हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे इनका वन्य जीवों का संरक्षण। तो चलो देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 प्रकारों को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं, जैसे कि वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो ये हमने 4 प्रकार रखे हैं इसके प्राकृतिक वनस्पति के। देखिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बड़े बड़े पेड़ उगते हैं। इस प्रकार वन है जो वो प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, यानी कि वन कहाँ होंगे, जहाँ खूब पानी होता है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, आर्द्रता मतलब नमी, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। देखो कि शीत ध्रुवीय प्रदेश, हमने जब पृथ्वी का देखा था मानचित्र, तो उसमें हमने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर कैसी वनस्पति होती है, क्योंकि वो चारों तरफ वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो वो शीत प्रदेश है और वहाँ पर टुंड्रा वनस्पति होती है और उसमें मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष को काट दिए गए हैं, है ना, क्योंकि अब जितनी जनसंख्या हो गई तो उनके खाने पीने के लिए फसलों को ज़्यादा उगाना पड़ता है। तो ये और फसलों को उगाने के लिए क्या है, भूमि चाहिए। तो तब मनुष्य ने क्या किया, इन बड़े बड़े क्षेत्रों से वृक्षों को काट दिया। विश्व भर में वनों का जो आवरण है वो अब तेज़ी से समाप्त हो रहा है, यानी वन तो खत्म होते जा रहे हैं और उन्हें वो वहाँ पर कृषि करने लगे। और इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की हमें तुरंत आवश्यकता है, क्योंकि जो वन हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ये भी हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है और ये भी बहुमूल्य है, बेशकीमती संसाधन है। तो इसके संरक्षण की हमें आवश्यकता है। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। कि वन है वो हमारी संपदा है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही हमारे परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो सकते हैं। देखो ये 2 कारण हैं, एक तो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और एक मनुष्यों का हस्तक्षेप, जिससे पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं और पेड़ पौधों के खत्म होने के कारण जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है वो भी नष्ट हो रहा है। तो बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। तो वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन, इनमें से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी कि इन प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के क्या कारण हैं, तो ये कुछ कारण हैं जो हमने कई बार पढ़ा है। वन उन्मूलन, मृदा का अपरदन,
अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी बारिश के पानी के साथ बह जाएगी। ज़्यादा जनसंख्या के कारण रहने के लिए आवास वगैरह तो ये निर्माण कार्य है। दावानल, दावानल क्या होता है कि जो जंगलों में अपने आप आग लगती है ना, उसे हम दावानल कहते हैं। और भूस्खलन कि पहाड़ों का, भूमि का टूटना। तो कुछ ऐसे मानवीय कारण हैं और कुछ प्राकृतिक कारण हैं जिसके कारण इन प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की जो गति है वो बढ़ रही है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक और भी है। खास चिंता यह है अनाधिकार शिकार करना, क्योंकि कई व्यक्ति क्या हैं वो शिकार करते हैं और इन शिकारों के कारण भी इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, जिसमें से कुछ प्रजातियों की संख्या, खास करके ये देखो, जैसे कि ये है ब्लैक बक, ये वाला, इसमें तेज़ी से कमी आई है। पशु, खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ इनके सींगों का एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार, इनको बेचना, इसके लिए जंतुओं का शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु ऐसे हैं जैसे चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर। इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम? जागरूकता बढ़ाकर, लोगों को जागरूक करके हम इन जीव जंतुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलें, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं। यानी अगर हमें वन्य जीव जंतुओं को, प्राकृतिक वनस्पतियों को, इन सब को सुरक्षित करना है तो इसके लिए सरकार द्वारा भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल निश्चय आदि हमारी ये सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और इनका एक ही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवन को सुरक्षित रखना। इसके बाद देखो कि हमने देखा था कि दावानल, दावानल क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखो दावानल है वो एक प्राणी जात और वनस्पति जात, यानी मनुष्यों के लिए और वनस्पतियों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए एक खतरा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं कि क्यों जंगलों में आग लगती है। तो एक तो तड़ित झंझा, झंझा ये है यानी कि बिजली चमकना और तेज़ आंधी तूफान आती है और बिजली गिरती है तो उससे पेड़ पौधों में आग लग सकती है। तो ये अपने आप लगती है, प्राकृतिक अग्नि होती है। दूसरा है लोगों की लापरवाही के कारण, घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण भी अग्नि का लगना। और तीसरा है स्थानिक लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से भी आग लगाई जाती है। तो इस जो जंगलों में आग लगती है उसे हम दावानल कहते हैं। तो इस दावानल को रोकने के कुछ उपाय, तो एक तो शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, कि वही कि हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें पढ़ा लिखा कर हम उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से जंगलों में आग लगने से पहले हम उन्हें रोक सकते हैं। दूसरा है परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी, संचार और जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। तो ये कई हैं जो दावानल के नियंत्रण के उपाय हैं। इसके बाद है हमारा आगे का कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। यानी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए ये जो जीव जंतुएं हैं इनकी संख्या का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों, अनेक जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक, वाणिज्यिकी, वन महोत्सव, इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की और वो कहाँ निवास करते हैं। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं।
भारत के अंदर शेर, चीते, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, यानी नहीं कि कानूनी अपराध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो यानी कि CITES ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। तो इस जो संस्था बनी है, इसने क्या किया कि इन्होंने पक्षियों की और जानवरों की एक सूची तैयार की है, और इस सूची में सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि इन जीव जंतुओं का शिकार करना और व्यापार करना इनका मना है। तो पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि ये हमारा फर्ज बनता है। देखो इधर कि ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ हाथियों का झुंड है। जैव मंडल नीचे क्या होता है, ये एक वैश्विक जाल है। ये क्या करते हैं कि संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो CITES ये दो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, और इसका क्या मकसद है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनको जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल और आर्किड कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। और इस तरह से ये हमारा पाठ आज है वो पूरा होता है। अब हम इसके बाद नया पाठ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।